પીએન ગાડગિલ જ્વેલર્સના એમડી સૌરભ ગાડગિલ અને સાથે ईडी અને सीएफओ किरण फिरोतिया अपनी साथ जोड़ाई गया है। तो सर आप दोनों का स्वागत है CNBC बाजार पर हमारे स्टूडियो पर। सौरभ सर जानना चाहेंगे, सबसे पहले एक शुरुआत करेंगे, अभी जो कंपनी 850 करोड़ जो रेस कर रही है, क्या रीज़न है, यूज़ ऑफ फंड क्या रहेगा, इसके ऊपर ओवरऑल डिटेल्स। नमस्कार। जैसे आपने कहा कि PNG ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी ज्वेलरी कंपनी है। मुझे लगता है इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज्वेलरी कंपनीज़ है और हम महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 20 डिकेड से है। यहाँ पे एक अच्छा कस्टमर बेस बना है। महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बहुत तेज़ी से लोगों का शिफ्ट हो रहा है और ये चलते हमें लग रहा है कि महाराष्ट्र में अभी एक्सपेंशन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बाकी है। आज हम महाराष्ट्र में नंबर 2 के पोजीशन पे नंबर ऑफ स्टोर के हिसाब से तनिष्क के पीछे, और IPO करने का मुख्य कारण एक है कि हमें ये हमारा स्टोर काउंट जो है वो 60 के ऊपर लेके जाने आए, जिसके चलते हम लोग महाराष्ट्र में नंबर 1 प्लेयर बन सके। और दूसरी बात ये है कि एक अच्छा कस्टमर बेस है, एक अच्छी ग्रोथ है। पिछले 3 सालों में देखा तो 50% से ऊपर हमारा कैगर रहा है। रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट हमारा 6 लाख से ऊपर है। पर स्टोर 170 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू कमा रही है कंपनी। तो एक अच्छा बेस है, अच्छी स्टेबिलिटी है, मार्केट में एक अच्छा रुझाव है। तो इसके चलते एक्सपेंशन के लिए हम लोग IPO कर रहे हैं। 850 करोड़ जो फ्रेश इशू है, इसमें से 400 करोड़ ईयरमार्क किए हैं स्टोर एक्सपेंशन के लिए। ये एक्सपेंशन होगा एज पर DRHP 12 स्टोर्स के लिए। उसके बाद 300 करोड़ रखे हैं बैंक लोन रिपेमेंट के लिए। आज बैंक लोन 300 करोड़ है, जिसमें वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन है। ये रिपे करने के बाद हम लोग गोल्ड मेटल लोन्स पे जाएंगे। गोल्ड मेटल लोन्स के 2 फ़ायदे हैं। एक इंटरेस्ट में होगा आधा, मतलब इंटरेस्ट होगा 5% में, तो उसमें काफ़ी बड़ी सेविंग होगी। और दूसरा गोल्ड मेटल लोन के चलते हम लोग हेज कर पाएंगे खुद को। तो और ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। तो पूरा पैसा जो आ रहा है IPO से वो प्राइमरीली बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए लग रहा है। Okay, sir. And sir, you are a regional player with nearly 65% of revenue from just one city. और अभी डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ प्लान्स है, क्योंकि आपने भी मेंशन किया यू आर फोकस्ड इन महाराष्ट्र एज ऑफ नाउ, तो कुछ यहाँ से प्लानिंग्स है? पूना से हम लोग, हमारा हेडक्वार्टर्स है और पूना में फ्लैगशिप स्टोर 800 करोड़ रेवेन्यू करता है। सो ये चलते पूना का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है। आगे चल के जो एक्सपेंशन है वो मुंबई है, पूना है, बाकी बड़े शहरों में महाराष्ट्र के 2 साल में प्लान्ड है। तो ये चलते महाराष्ट्र पुणे का शेयर 50% से नीचे आना चाहिए। ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके चलते ईयर 3 से हम लोग महाराष्ट्र के बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। इसमें हमने पेशवा जिस तरह से महाराष्ट्र से दिल्ली तक गए थे, वही रूट से जाने का हमने प्लानिंग किया है। तो इसमें महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, ये स्टेट्स में आगे जर्नी चालू रहेगी। जर्नी में स्टेट बाय स्टेट जाएंगे, हर स्टेट में मीनिंगफुल प्रेजेंस बनाएंगे। हमारा कोशिश रहेगा कि हर स्टोर प्रॉफिटेबल होना चाहिए, हर स्टोर बॉटम लाइन को ऐड करना चाहिए, और उसके चलते एक मीनिंगफुल और स्केलेबल ग्रोथ के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ेगी। ओके, फेयर इनफ सर। किरण सर, कुछ नंबर्स और फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं तो एक शार्प ग्रोथ देख रहे हैं इन रेवेन्यू लास्ट ईयर, मच हायर देन इंडस्ट्री। क्या लग रहा है आपको, इट्स जस्ट अहेड ऑफ IPO और इज इट सस्टेनेबल? नहीं, इसके पीछे बहुत शास्त्र शुद्ध कारण है इसका, कि बहुत डीप स्टडी किया था। इसके पीछे का लॉजिक भी जो है वो कोविड के टाइम जो सब इंडस्ट्री ने बहुत पेन हुआ था जब सबको, तो वो टाइम हमने एज अ मैनेजमेंट हमने आगे की 2-3 साल की रणनीति नक्की की थी। तो वो इसमें आगे के 2-3 साल में हर एक स्टोर हमारा कैसे प्रॉफिटेबल रहेगा, हर एक स्टोर हमारा कैसा प्रॉफिट सेंटर रहेगा, ना कि कॉस्ट सेंटर। देर आर मेनी थिंग्स लाइक सिस्टम्स है, पीपल है, बहुत से खर्चे हैं जो कि सेंट्रलाइज करे हैं। ये सब करते हुए हमने 2-3 साल में हमारे खुद के स्टोर्स रिनोवेशंस किए थे, एक्सपांड रीसाइजेबल जो था वो भी वहाँ पे हुआ था। तो आई थिंक पोस्ट IPO यही मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। लास्ट ईयर जैसे हमने 4 नए स्टोर ऐड किए थे, ये क्वार्टर में भी 3 नए स्टोर जो है वो ऐड किए थे। ये जब एडिशन हुआ है स्टोर का, इसके लिए कोई भी नया लोन या कोई बाहर से किसी का फंडिंग नहीं लिया था। तो ये बेस्ड ऑन इंटरनल एक्रूअल हमारे जो खुद के सरप्लसेस है उससे ही हुआ था। तो यही मोमेंटम आगे भी आने वाले 2 साल में आपको दिखाई देगा। जी, और सर सौरभ सर, स्टोर एक्सपेंशन के बारे में, जियोग्राफीज के ऊपर आपने बताया, बट जो यहाँ से राइट नाउ हम देख रहे हैं कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स है, बट यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर फ्रेंचाइज ऑपरेटिव स्टोर्स। तो अभी जो नए एडिशंस करने वाले हैं उसका मॉडल क्या रहेगा?
उसमें हम लोग पूरा देख रहे हैं कंपनी ऑपरेटेड कंपनी ओन स्टोर्स पे ऊपर ही। हमारे फ्रेंचाइजी है वो छोटे शहर में है, टियर 3 टियर 4 में। फ्रेंचाइज का हर स्टोर रेवेन्यू 40 करोड़ के ऊपर नहीं है। सो और हमारा कंपनी का कोको स्टोर का रेवेन्यू 170 करोड़ के ऊपर है। तो आगे एक्सपेंशन जो है महाराष्ट्र में बाकी वो प्राइमरीली कंपनी खुद ही करेगा। और ये सब बड़े स्टोर्स रहेंगे जो हमारे 35-40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के स्टोर्स रहेंगे। 2 साल में अगर कोई टियर 3 टियर 4 में अच्छी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो वो बाय द वे कर देंगे, बट उस पर फोकस नहीं है। फोकस प्राइमरीली है कंपनी ओन स्टोर एक्सपैंड करना और 2 साल में 60 स्टोर तक पहुंचना कंपनी का टारगेट है। ओके तो सर इट विल नीड हायर वर्किंग कैपिटल, तो इसके लिए अभी क्या स्टेटस है और आगे क्या प्लान्स है? सो आज के दिन में जो हमारा एग्जिस्टिंग 39 स्टोर्स है, तो इसमें जैसे सौरभ ने अभी बताया कि हमारा उद्देश्य रहेगा 60 स्टोर तक जाने का, बट ये जो प्लान है ये फेज़ में होने वाला है। सो आगे आने वाले 3 साल में ये प्लान होने वाला है। जैसे कि पहले इमीडिएट फोकस रहेगा कि ये साल में हमारे ये और अगले साल मिला के 12 स्टोर का खुले। उसके बाद में हम वापस रिव्यू करेंगे हमारे इंटरनल सरप्लस, इंटरनल एक्रूवल्स कैसे रहेंगे, और हर साल फिर 8 से 10 का स्टोर का हमारा एक प्लान है। सो ये अगर हम करें तो आने वाले 3 या 4 साल में डेफिनेटली ये 60 स्टोर्स का जो है वो होने वाला है। रही बात इसके लिए लगने वाली वर्किंग कैपिटल्स की, तो वर्किंग कैपिटल आईपीओ के बाद भी हमारा कोई भी मंशा नहीं है कि हमारा डेट जो है, जो एक स्टिपुलेटेड कंट्रोल में रहा है, उसको हम ज़्यादा कुछ बढ़ाने की अभी तो मंशा है नहीं। सो हमारा प्योर फोकस रहेगा कि हमारे स्टोर्स जितने जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाए, तो इंटरनल एक्रूवल से ही ये सब करने की मंशा है। ओके किरण सर, मार्जिन्स के ऊपर भी मैं जानना चाह रही थी। यहाँ से हम देख रहे हैं एक्सपेक्टेड मार्जिन्स क्या है, बिकॉज करंटली देख रहे हैं मच लोअर देन इंडस्ट्री। स्टोर एडिशंस हम देख रहे हैं लास्ट 3 years हैवंट बीन मच। तो अभी ऑपरेटिंग लेवरेजेस बेनिफिट्स कैसे नहीं है, और मार्जिन्स करंटली एट 4.5% इफ़ द नंबर इज़ करेक्ट। तो अभी आप देख रहे हैं, डू हैव एन अपर एज फॉर दिस? सी मार्जिन्स की जो बात करें तो आज के दिन में जो 4.5% हम पोस्ट कर रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट 15 to 17% जो पोर्शन है वो बुलियन का है। आगे आने वाले दिनों में हम उसके ऊपर बहुत डीपली काम कर रहे हैं, हो सके तो वो जितना कम हो सके। और एट द साइमल्टेनियसली हम प्रोडक्ट मिक्स की जो बात कर रहे हैं, जो हमारा स्टडेड पोर्शन है, उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया है। लास्ट के 15 से 18 महीने में अगर आप देखोगे तो हमारा जो स्टडेड पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 11 से 11.5% तक पहुंचा है, और आने वाले दिनों में हमारा ये प्लानिंग है कि वो जो है वो और 3-4% से बढ़े। सो जब स्टडेड पोर्शन बढ़ेगा, बाकी के खर्चे आपके थोड़े से कंट्रोल में रहेंगे। जैसे सौरभ ने बताया, फाइनेंस कॉस्ट भी आपकी ऑलमोस्ट 9-9.5% से 5-5.5% तक कम हो जाएगी। तो ये सब का मिला चुला अगर असर देखोगे तो ग्रॉस मार्जिन जो है और हमारा नेट मार्जिन वो कंटिन्यूटी लेवल पे ही रहेगा, उस पर कोई कमी नहीं होगी। ओके सर, डायमंड्स अकाउंट देख रहे हैं फॉर जस्ट 3.6% ऑफ सेल्स। तो टारगेट सेल्स फॉर नॉन गोल्ड क्या लेकर चल रहे हैं आप? नहीं, डायमंड का वो जो फिगर है वो सिर्फ डायमंड का है फिगर। उसमें डायमंड में गोल्ड आता है, मजूरी आती है, वो सब मिला है। तो डायमंड से आज रेशो अराउंड 10% है। उसमें प्लान ये है कि हम लोग डायमंड चालू किया था 6 साल पहले, तो आज 0 से 450 करोड़ तक पहुंचे हैं। और आगे जाके मेरे हिसाब से 15% का टारगेट अचीवेबल लग रहा है डायमंड का। और लॉन्ग टर्म में 20% का टारगेट रखा है कंपनी में डायमंड सेल्स के लिए। ओके ग्रेट सर। सर ब्रेकअप जानना चाहूँगी फॉर बिटवीन स्टडेड एंड नॉन स्टडेड ज्वेलरी। तो ये स्टडीड 10 to 11%। द बैलेंस इज गोल्ड ज्वेलरी। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी में भी हम लोग 4% ऑलमोस्ट हमारा सिल्वर आर्टिकल का बिजनेस है। तो सिल्वर जो डिनर सेट्स, पूजा आर्टिकल, आइडल्स, ये सब 4% है। और 85% इज प्राइमरीली गोल्ड ज्वेलरी। ओके एक्सपेक्टेड स्पेंड सर कैसे रहेगा ऑन एड्स मार्केटिंग? करंटली आई गेस अराउंड 1% ऑफ सेल्स। तो आज वो 0.7% है सेल्स के, और आई थिंक वो आगे चलती हुई वही रहेगा। वी विल नॉट बी सीइंग अ हेवी जंप इन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्राइमरी रीजन इसका है कि हम महाराष्ट्र में ही है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास अलग से नहीं करने पड़ने वाला है। तो 2 साल तक मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बढ़ोतरी हो सकती है। जो आउट ऑफ स्टेट जाएंगे तो शायद थोड़ा बढ़ सकता है, बट तब तक रेवेन्यू बढ़ेगा। सो 1% के ऊपर मेरे हिसाब से सेल एड स्पेंड नहीं जाना चाहिए। ओके लास्टली सर जानना चाहेंगे, अगर रेवेन्यू की बात करें फ्रॉम ऑनलाइन, करंटली एट 1.8%, तो इसके लिए क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं?
सो ऑनलाइन 2 साल पहले का ही बिजनेस चालू किया था हमने। पहले साल 6 करोड़ का बिजनेस था। पिछले साल हम लोग 100 करोड़ के ऊपर गए हैं। ग्रोथ अच्छी है उसमें 2 स्ट्रैटेजी हमारे, एक तो लाइट वेट ज्वेलरी जो ऑनलाइन बिकती है उसके ऊपर फोकस है। सोने के सिक्के कॉइन जिसके ऊपर ऑनलाइन में अच्छा डिमांड है तो उसके फोकस है। और थर्ड जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ओमनी स्टोर का है कि आप ऑनलाइन देखें और ऑफलाइन बाय कीजिए। तो इसमें बहुत रिस्पॉन्स है। लोग आके डिज़ाइन देखते हैं, लोग आके उनका पूरा सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं और फिर आके यहाँ पे हाथ में देख के टच एंड फील के बाद उसको इसकी परचेज करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन ये तीनों चैनल में एक्सपेंशन होगा। और ये जो मेड टू, ये जो अपना ब्राउज ऑनलाइन है, ये कैटेगरी बहुत बढ़िया और वो बढ़ते जाने वाली है, क्योंकि आज हर गृहिणी, हर महिला घर की नेट सेवी है, उसके पास खुद का फ़ोन है, उसका खुद के अकाउंट्स है। तो ये चलते हैं मेरे हिसाब से ये एक काइंड ऑफ मार्केटिंग सिस्टम रहेगा, मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा। ग्रेट सर, काफ़ी अच्छा डिस्कशन सर। व्हेन वी स्टार्टेड द डिस्कशन 73% देख रहे हैं, अभी 81% सब्सक्राइब होता हम देख रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस सर। थैंक यू सौरभ सर, किरण सर फॉर कनेक्टिंग एंड होपफुली लिस्टिंग के टाइम पे हम फिर से जुड़ेंगे और आगे कंपनी के ग्रोथ और नंबर्स के ऊपर और भी वो टाइम पे आप डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। અને માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ચક્કર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। જગદીશજી, ગુડ આફ્ટરનૂન, સ્વાગત છે સર શો પર આપનું। અને સૌથી પહેલાં જગદીશજી સમજીએ આઈપીઓ અંતર્ગત એક વ્યૂ લઈએ, કારણ કે મેનેજમેન્ટને પણ તમે આઈ ગેસ સાંભળ્યા છે, પીએન ગાડગિલ જ્વેલર્સ ઘણી બધી ચર્ચાઓ કંપની સાથે એક્સપેન્શનને લઈને, આગળની યોજનાને લઈને, નંબર્સના ફ્રન્ટ પર પણ કરી છે। તમે કઈ રીતે આના પર સલાહ આપશો અને કંપનીને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? પહેલાં તો આમ તો એ કંપની જ્યારે આપણે કહો કે એ 100 વર્ષથી પણ જૂની કંપની છે, 1832ની શરૂઆત છે। આ જે પર્ટિક્યુલર આઈપીઓ આવ્યો છે એક 1100 કરોડનો છે, 850 કરોડ રૂપિયાનો એ લોકોનું જે છે અને એ સાથે ઓફર ફોર સેલ છે 250 કરોડ રૂપિયાનો, અને 456 થી 480 રૂપિયાની આ પર્ટિક્યુલર કંપનીની રેન્જ છે। તમે જુઓ તો કંપનીનો જે ઇસ્યુની સાઇઝ છે એમાં જે એ લોકોએ કહ્યું અત્યારે મેનેજમેન્ટે તો 400 કરોડ રૂપિયા એ લોકો જેટલા 12 જેટલા નવા સ્ટોર મહારાષ્ટ્રમાં ઇન્ક્લુડિંગ ઓફકોર્સ ધ ઇન્વેન્ટરીઝ, અને 300 રૂપિયા પ્રીપેમેન્ટ ઓફ ધ રીપેમેન્ટ ઓફ ધ સર્ટન બોરોઇંગ છે, અને બાકીના જનરલ કોર્પોરેટ પર્પઝ માટે એ લોકો કરવાના છે। જે કંપનીએ પોતે ડાયરેક્શન જે કર્યું છે પોતાની ઇક્વિટી શેરનો બિટવીન ડિસેમ્બર 2015 અને ડિસેમ્બર 20,000, એની એવરેજ કોસ્ટ એક્વિઝિશન જે પ્રમોટર સેલિંગ જે સ્ટોક હોલ્ડર્સ હતા એ લગભગ 13 રૂપિયા 44 પૈસા અને 23 રૂપિયા 12 પૈસાની આસપાસ હતી। આજે પોસ્ટ છે કે એમાં કંપની પોતે લગભગ 17% જેટલો પોતાનો હિસ્સો વેચવાની છે, એટલે મેજોરિટી સ્ટીલ ઇટ વિલ બી વિથ ધેમ ઓનલી। છેલ્લા 2022, 23 અને 24ના જે કંપનીએ પરફોર્મન્સ આપ્યા છે એના પ્રોસ્પેક્ટસની અંદર, તો તમે જુઓ કે પ્રોફિટ અને ઇન્કમ બંને, એટલે 2022માં પ્રોફિટ હતો લગભગ 70 કરોડનો, 2023માં તો લગભગ 394 કરોડનો, અને 2024માં એટલે કે ગયા વર્ષ જે પત્યું એમાં ફાઇનાન્શિયલ યરમાં 154-55 કરોડની આસપાસ છે। કંપની બેલેન્સ શીટ જો તમે થોડી રીડ કરો તો છેલ્લા 3 જે નાણાકીય વર્ષના એ લોકોએ આંકડા આપ્યા છે એ તો તમે કે કંપનીનો જે એવરેજ ઇપીએસ છે એ લગભગ 10.17 આસપાસ આવે છે ફુલી ડાયલ્યુટેડ બેઝ પર, અને એવરેજ જે રિટર્ન ઓન નેટવર્થ છે એ લગભગ 26.55% છે, અને જે ઇસ્યુ પ્રાઇસ એ લોકો નક્કી કરી છે પ્રાઇસ ટુ બુક વેલ્યુ એ લગભગ 10.16 ટાઈમ્સ છે બેઝડ ઓન ધી નેટ એસેટ વેલ્યુ ઓફ 45.29 on the 31st of March 24, અને the price to book value of 4.71, the post IPO જે એ લોકોની નેટ એસેટ વેલ્યુ છે which should be about 102%. એટલે કંપનીમાં અત્યારે જે એ લોકોએ FY24ના એન્યુઅલાઇઝ અર્નિંગના પોસ્ટ આઈપીઓના ડાયલ્યુટેડ ઇક્વિટીના જે આંકડા આપ્યા છે તે કંપની will be trading at an approximately PE of 42.22, which is fully priced એના પોતાના આઈપીઓમાં લાગે છે। અને કંપનીનો જે રિપોર્ટેડ પ્રોફિટ માર્જિન એ લોકોએ બતાવ્યો છે એ પણ કોન્સ્ટન્ટલી 2022, 23, 24માં વધતો જ ગયો છે। 2.72થી વધીને લગભગ 2.74 સુધી આ કંપનીનો છે। કંપની છેલ્લા 3 વર્ષમાં જે એ લોકોએ ડિક્લેર કર્યા છે એમાં કોઈ ડિવિડન્ડ ડિક્લેર નથી કર્યું અત્યાર સુધી, એ કંપની પોતાની પોલિસી છે। અને કંપની પોતાના ઓફર ડોક્યુમેન્ટ પર કહ્યું છે કે એ લોકોના જે પિયર્સ છે જેની સાથે લોકોને ડાયરેક્ટ કોમ્પિટિશન છે એ છે કલ્યાણ જ્વેલર્સ છે, સેન્કો ગોલ્ડ છે, સંગમલાઈ જ્વેલરી છે, અને એ લોકોના બધાના લિસ્ટેડ પિયર્સ છે। અને તમે જુઓ તો આ બધી કંપનીઓ ટ્રેડિંગ એટ પીઈ ઓફ ઓલમોસ્ટ 106, 43.3 અને 47.8. This is as on 31st calculated of 30th September approximately.
એટલે આમ તો સીધી સરખામણી ન થઈ શકે, પણ ડેફિનેટલી જે કંપનીનું પોતાનું રેપ્યુટેશન, જે પ્રેસ્ટીજ છે, એ જોતા મને એવું લાગે છે કે ઓવર સબસ્ક્રાઇબ તો થઈ જ જશે, પણ તમે મધ્યમથી લાંબા ગાળાના રોકાણકાર માટે ઈચ્છતા હો તો ચોક્કસ આ તમારે શેરમાં રોકાણ કરવું જોઈએ. કંપનીનો સૌથી મોટો એક વસ્તુ છે કે જ્યારે એને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે તમારા બેડ ડેટ્સ કેટલા છે આ પર્ટિક્યુલર કંપનીમાં, ત્યારે એમણે કહ્યું હતું કે અમારા 70 થી 75% જેટલા ઓર્ડર છે એ મેડ ટુ ઓર્ડર હોય છે. એટલે અમે બનાવીને કોઈ વસ્તુ નથી વેચતા કે કોઈ રીતે લોન પણ નથી આપતા. કંપની ઓફકોર્સ લોનની અંદર, ગોલ્ડ લોનની અંદર જવાની ભવિષ્યમાં એમણે અત્યારે જાહેરાત કરી છે, પણ એમનું કહેવું છે કે અમે જે રીતે વેચાણ કરીએ છીએ એમાં અમને બહુ નુકસાન ઓછું જતું હોય છે, બેડ ડેટ્સ બહુ ઓછા હોય છે. સો કંપની ડેફિનેટલી મેનેજમેન્ટ વાઇઝ ગુડ. It's a family tradition heritage since more than 100 years, and I think the IPO is good to subscribe. ઓકે, મિડ ટુ લોંગ ટર્મ તમારો વ્યૂ છે તો એક સબસ્ક્રાઇબ માટેની એક સલાહ આપણે આ કંપની માટે બનતી જોઈ રહ્યા છીએ. જગદીશજી, રજા લઈએ પહેલાં આઈપીઓ માટેના ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ આપના. ઈચ્છા તો છે મારી કે આઈપીઓમાં એપ્લાય કરો. મોટાભાગના આઈપીઓમાં એપ્લાય કરીએ છીએ આજ સુધી, પણ મોટાભાગના આઈપીઓ મળતા જ નથી. પણ આમાં કંઈ ચાન્સ લેવામાં કશું ખોટું નથી. આઈપીઓ એપ્લાય ફોર ધીસ આઈપીઓ. જી, તો જગદીશજી આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાઈને આઈપીઓ પર આપના વ્યૂ શેર કર્યા.